जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है बुध का राशि परिवर्तन। बुध 20 नवंबर को अपनी राशि बदलेंगे और वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और वृश्चिक राशि में वो केवल 9 दिसंबर तक रहेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा गोचर नहीं है, छोटा सा है। वैसे भी बुध का गोचर ज़्यादा बड़ा कभी होता भी नहीं। यहाँ एक और अलग बात है कि वो ये कि बुध लगातार यहाँ अस्त रहेंगे, इस पूरे गोचर में एक बार भी उदय नहीं होंगे। बुध के अस्त होने का कोई विशेष अर्थ ज्योतिष में नहीं लिया जाता, क्योंकि आमतौर पर वो अस्त ही होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा होते हैं, पर वो बहुत जल्दी जल्दी अस्त होने वाले ग्रह हैं। तो बुध को अस्त होने का प्रभाव से मुक्त रखा गया है। ये एक बात समझने की थी। वो एक योग लगातार बनाएंगे, उसका नाम है बुध आदित्य योग, क्योंकि सूर्य और बुध दोनों की युति होगी और इस पूरे गोचर में लगातार रहेगी। तो इस पूरे वीडियो को हम केवल बुध के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, हमें सूर्य बुध की युति के हिसाब से इसे समझने का प्रयास करना होगा। मैं उन छोटे छोटे योगों की चर्चा भी करता जाऊंगा जो इस बुध के गोचर के कारण बन रहे हैं। तो वो चाहे वो धन योग हैं, अच्छे हैं या बुरे, जैसे भी होंगे उनके बारे में चर्चा होगी। ये गोचर पे बनने वाला वीडियो है जिस पर आपको इस सारे को लग्न के हिसाब से देखना चाहिए। राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, पर अनुभव ये कहता है कि लग्न से ज़्यादा सही रिजल्ट प्राप्त होते हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि ये गोचर आपके लिए कैसा रिजल्ट देगा। गोचर तो एक ही जैसा सबके लिए होता है, पर प्रभाव सबको भिन्न भिन्न आते हैं और ये निर्भर करता है उनकी अपनी जन्म कुंडली में उनके बुध की स्थिति कैसी है। मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ, लेकिन ये सोच करके अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको भी बता दूँ। एक वीडियो जिसका रिकॉर्ड नंबर है 164, वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप उसे जरूर देखें, जिससे आपको अपनी जन्म कुंडली में अपने बुध को समझने का अवसर प्राप्त हो कि वो कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इससे ये होगा कि आप थोड़ा बुध को समझ पाएंगे, तो इस गोचर का भी हिसाब लगाना सहज होगा। तो लगन के हिसाब से देखना है, एज इट इज, एक एक वर्ड अपने ऊपर लागू नहीं मानना है। ये गोचर है, इसका प्रभाव जरूर होगा, पर तब अधिक खराब होगा जब जन्म कुंडली में भी खराब होगा। तो समय नहीं खर्च करते, सीधे लगन पर आ जाते हैं। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये गोचर कहाँ है, बुध का अष्टम भाव में, और किन दो घरों का स्वामी है, तीसरे का और छठे का। दो विशेष योग बनेंगे। देखिए, जब तीसरे घर का स्वामी छठे, आठवें, 12वें या त्रिक भाव में जाता है तो इस योग का नाम है मृत्यु योग। यहाँ लगन भी कमजोर होना चाहिए, तो यहाँ लग्नेश मंगल अस्त चल रहा है। तो मृत्यु योग का अर्थ होता है कि आपको आपके किए हुए प्रयासों के उतने फल प्राप्त नहीं होंगे जितने आप उसकी उम्मीद करते हैं, या प्रयास निष्फल ज्यादा होंगे। एक नुकसान हो गया। छठे भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में कहीं जाता है तो हर्ष योग का निर्माण होता है। इसका कुछ फायदा है। छठे घर का स्वामी जो बीमारियों का, सिरदर्दियों का, कर्जों का, नुकसान का कंट्रोलर है, हेल्थ का कंट्रोलर है, अगर वो ही मृत्यु के भाव में जाएगा तो ये विपरीत राजयोग बन गया, यानी बीमारियां मर गई, शत्रु मर गए, समस्याएं मर गई। एक तरीका यह है बात को समझने का। तो थोड़ा बहुत जो फायदा हुआ वो पिछली समस्याओं के सॉल्व होने में हुआ है, लेकिन हमारे इस दौरान किए हुए प्रयास हमें सुफल नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बात हो गई क्लियर। तो इसका अर्थ ये निकला कि 8वें घर में प्लेसमेंट से क्या कर सकता है वो, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन की कोई प्रॉब्लम, पथरी जैसी कोई समस्या, कमर दर्द जैसी भी कोई समस्या दे सकता है। तो थोड़ा बहुत हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की जरूरत है। ये दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आपके प्रयास इस वजह से भी खराब हो सकते हैं कि आपके जूनियर या सीनियर के साथ आपके तालमेल खराब हो जाए। तो अगर हम थोड़ी चतुराई से और थोड़ी सावधानी से चलेंगे, छोटा सा गोचर है, निकल जाएगा। अन्यथा ये छोटी छोटी दिक्कतें आपको देखने में आ सकती हैं। वृषभ लगन की बात करते हैं। वृषभ लगन के लिए स्थिति यह है कि यहाँ पर केंद्र में वो बैठे हैं और सूर्य के साथ उनकी युति हो रही है। सूर्य बुध योग बन रहा है, बुध आदित्य योग भी इसको कहते हैं, 7वें भाव में, और वो दूसरे भाव और 5वें भाव के स्वामी हैं। एक केंद्र त्रिकोण योग भी बन रहा है चौथे और 5वें भाव के बीच में। चौथे भाव के स्वामी है सूर्य, 5वें भाव के स्वामी है बुध। तो एक केंद्र त्रिकोण योग भी बना
ये भी बड़ी अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खराब स्थिति नहीं है। इन सभी योगों का प्रभाव थोड़ा बहुत लग्नेश के बलाबल से भी होता है, तो जितना लग्न का स्वामी अच्छा होता है उतना ही इस योग का भी लाभ होता है, दिखाई देता है। दूसरा भाव धन का भाव, धन का, बोली का, भाषा का, व्यवहार कुशलता का, कुटुंब के साथ तालमेल का, आंखों का, इसी सब मुद्दों पर स्थितियां लगभग ठीक रहने वाली हैं, कोई समस्या नहीं। पांचवा भाव हमारी सोच समझ, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव डिसीजन, हमारा डाइजेशन, हमारे बच्चों से तालमेल की स्थितियां, इन सब चीजों का है। तो लगभग ये सारी स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। केंद्र त्रिकोण योग भी है और केंद्र में भी बैठने का एक अलग लाभ है। केंद्र त्रिकोण योग अलग बात है, केंद्र में इस योग का होना अलग बात है। तो ये अच्छा लाभ देने वाला यहाँ बन गया, ये स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। तो वृषभ के लिए ये गोचर में कोई समस्या नहीं है। मिथुन की बात करते हैं। मिथुन में लग्न का स्वामी ही छठे घर में चला गया, इसे लग्न दोष या अवयोग भी कहते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ पर एक और खराब योग बना, वो था कुहू योग। जब चौथे भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में जाता है तो इस योग का निर्माण होता है। इसका अर्थ होता है सुखों की कमी। देखिए, चौथा भाव का स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव जाएगा तो सुख घटे। तो लग्न दोष में क्या होता है, हमारी व्यक्तित्व, हमारी इमेज, हमारी पोजीशन, हमारा सौंदर्य, मार्केट में हमारा रुतबा कम होता है। और कुहू योग में क्या होता है, माँ के साथ तालमेल की स्थितियां, हायर एजुकेशन की स्थितियां, मकान का, वाहन का सुख और एक साधारण सुख। चौथे भाव से हम उस सुख की भी बात करते हैं जो हमें अड़ोस पड़ोस से सबसे ऑन दी होल सबसे प्राप्त होता है, उस सुखों की भी कमी देगी, यानी हमारी बेचैनियां बढ़ती। चौथा भाव दिल का भी है, इमेज का भी है, तो इसको भी थोड़ा बहुत तनाव देखने में आ सकता है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। जो दो योग बन रहे हैं वो दोनों अच्छे नहीं बन रहे। तो सीधे सीधे मिथुन लग्न के लिए बुध का ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं है। कर्क लग्न की बात करते हैं। कर्क लग्न के लिए अभी तक ये चौथे घर में बैठे हुए थे, अब आगे 5वें घर में त्रिकोण में बैठे हैं, ये स्थिति शुभ है। 12वें घर के और तीसरे घर के स्वामी है। अगर हम कारक और अकारक के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ये कारक ग्रह नहीं है कर्क लग्न के लिए, फिर भी त्रिकोण में बैठते हैं, तो स्थिति अच्छी है। अब एक और बात, तीसरे भाव से तीसरा भाव है 5वां, यानी प्रयासों से प्रयास का भाव देखना है तो हम 5वें घर से भी प्रयास देख सकते हैं। ये भावात भावों वाला सिस्टम था। तो इसका अर्थ क्या निकला कि आपको किए हुए प्रयासों के फल मिलने की उम्मीद बढ़ गई। लेकिन 12वें घर का कंट्रोलर अगर संतान के घर में आएगा तो कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बच्चों से तालमेल की स्थितियां थोड़ी खराब हो सकती हैं, नए सिरे से संतान की प्राप्ति का योग बनने के लिए दिक्कतें देखने में आ सकती हैं, सही मौके पे सही डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। यानी मेहनत का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन उसकी जो अप्रोच है उसमें कई बार दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। एक मिला जुला सा असर है, खराब नहीं कहा जाएगा, एक एवरेज है, फिर भी प्रयासों के फल मिलेंगे। तो इस गोचर को भी ठीक समझना चाहिए। कोई बड़ा योग का निर्माण यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिंह लगन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये दो भावों के स्वामी हैं, एक 11वें भाव और एक दूसरे भाव। दूसरा भाव हमारे धन का, 11वां हमारी आमदनी का, दोनों ही के भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। एक प्लस पॉइंट है। एक अलग नियम पे ध्यान दीजिए कि दोनों का स्वामी पर एक साथ अगर राहु की दृष्टि पड़ती हो तो ये भी धन योग है। राहु की दृष्टि अगर केवल दशम भाव से बैठ के दूसरे भाव पर पड़ती हो तो भी धन योग है। ये चौथे घर की स्थितियां यहाँ इंप्रूव हो जाती हैं, आमदनी इंप्रूव होगी, बोली भाषा व्यक्तित्व इंप्रूव होगा, कुटुंब से तालमेल का योग बनेगा, माँ का आशीर्वाद मिलने का योग बनेगा, स्टेटस को फायदा देखने में आएगा, सही मौके पर सही फैसले लिए जाएंगे। तो इनकम इंप्रूव हो रही है, धन इंप्रूव हो रहा है, प्रयास इंप्रूव हो रहे हैं, माँ का आशीर्वाद मिल रहा है, सुखों की स्थितियां भी कुछ लमसम ठीक हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खराबी नहीं है। कन्या लगन की बात करते हैं। दो केंद्रों का पहले और दशम भाव का स्वामी होकर के तीसरे घर में बैठेगा, ठीक ही स्थिति है, ऐसी कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। कोई बड़ा योग यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बुध के कारण स्टेटस को लेकर के थोड़ा बहुत ये रहेगा कि अपने से छठे घर में, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके ही रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट जरूर आएंगे पर थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स डिमांड करेगा। इसके अलावा एक और बात है कि लगन का स्वामी जब तीसरे घर में होता है तो ये भी कुछ अधिक मेहनत करवाता है। तो थोड़ा अधिक प्रयास अगर हमने किया तो रिजल्ट जरूर देखने में आएंगे। ये एक ऑन एन एवरेज के हिसाब से काउंट कर लें तो तुला लगन के लिए भी ये गोचर खराब नहीं है। अगर हमने सही तरीके से प्रयास करा, अपनी बौद्धिक सामर्थ्य का उपयोग करा तो लाभ अवश्य होगा। तुला लगन की बात करते हैं तो तुला लगन के लिए 12वें घर के और 9वें घर के स्वामी हैं। पहले 9वां घर आएगा तो इसलिए 9वें घर के स्वामी अधिक समझे जाएंगे, बैठे हैं दूसरे घर में। अब ये अच्छी स्थिति नहीं है, प्लेसमेंट ही इसका सेकंड भाव में आ गया
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब रूल ये होता है कि 12वें घर का स्वामी जहां भी जाएगा उस भाव को कमजोर करेगा, तो धन की स्थिति को कमजोर कर रहा है। और भाग्य से 9वें घर का स्वामी अपने से 6ठे घर में बैठा है तो वो भी स्थिति खराब कर रहा है। तो ये कुटुंब के साथ तालमेल को भी दिक्कतें आएंगी, खर्च खराबियां, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो लमसम सारी बातों को अगर निचोड़ना है कि खर्च हुआ, धन की दिक्कतें आई, पिता के साथ तालमेल की दिक्कतें देखने में आई, प्लेसमेंट के हिसाब से कभी कभी मुंह में छाले होना या ऐसी कोई दिक्कत जो फेस पर किसी तरह का चोट या खाल की कोई दिक्कत देखने में आना भी देखने में आ सकता है। तो ये कोई बहुत सुंदर योग नहीं है, तुला लग्न के लिए ज्यादा अच्छा गोचर प्रभाव नहीं आ रहा है। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं तो लग्न में ही इसका निर्माण हो रहा है, ये एक अच्छी बात हो गई। और 11वें भाव का स्वामी होकर लग्न में आया, यानी आमदनी के बहुत से मौके मिल सकते हैं, धन संग्रह के भी बहुत से मौके मिल सकते हैं। स्वास्थ्य की हानि अपनी जगह, आपके व्यक्तित्व की हानि अपनी जगह, व्यापार की कुछ गलत नीतियों से पैसा कमाने का भी योग बनाएगा, कुछ ट्रिक से भी पैसा कमाने का योग बनाएगा, लेकिन फिर भी आमदनी का भी मौका मिल रहा है, सेविंग्स का भी मौका मिल रहा है। लगन में बैठते हैं तो व्यक्तित्व तो आपकी इमेज, आपके व्यापारिक इमेज, ये सारी चीजें ठीक हो रही है। कुछ हद तक वृश्चिक के लिए ये स्थितियां ठीक हैं, इसमें कोई बहुत आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन इसका उल्टा इंपैक्ट एक ऐसे लेते हैं क्योंकि सूर्य भी साथ में, केतु भी साथ में, राहु नीचे, तो ये वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा जरूर प्रभावित करेगा। इसको अगर हम संभाल लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सीधे सीधे बुध के कारण कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, ये ठीक स्थिति है। धनु लग्न की बात करते हैं, 2 केंद्रों के स्वामी हैं 7वें और 10वें, लेकिन बैठ गए 12वें घर में जाके, तो ये अच्छे योग नहीं हैं। एक दुर्योग बोलते हैं, दुष्कृति योग, ये 2 योग बन रहे हैं। दुर्योग कैसे बना? निर्धन योग है, 10वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें जाएगा तो निर्धन योग होता है, दुर्योग कहते हैं इसको। और 7वें भाव का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में जाएगा तो इसका नाम है दुष्कृति योग। दोनों ही योगों में वैवाहिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है, दुष्कृति योग से जीवन स्तर प्रभावित हो रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। धनु के लिए गोचर बिल्कुल खराब है, खर्चे ज्यादा, भागदौड़ ज्यादा, वैवाहिक जीवन में तनाव, जीवन स्तर, अपने स्टेटस, अपने पोजीशन, सरकार से मिलने वाले काम, इन सब चीजों में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, ये गोचर बहुत अच्छा शुभ फल देने वाला नहीं है। मकर लगन की बात करते हैं, मकर लगन के लिए गोचर 11वें भाव में होगा बुध का, और वो 2 भावों के स्वामी हैं, एक 6ठे भाव, एक 9वें भाव, इन 2 भावों के स्वामी हैं। तो यहाँ अच्छी स्थिति बन रही है ये कि 11वें घर में बैठे हुए सभी ग्रह आमतौर पर अच्छा फल देते हैं। भाग्य से 3रे घर में बैठे हैं, ये भी अच्छी स्थिति है, खराब नहीं है। 6ठे भाव से 6ठे भाव में बैठे, ध्यान दीजिए, कुंडली का 6ठा भाव हुआ जहां मिथुन राशि है, और वो अपने से 6ठे भाव में, भावात भावों के हिसाब से हम बीमारियों का, कर्जों का, इन सब का हिसाब किताब 11वें भाव से भी लगाते हैं। तो ये एक योग ये बना, ये परिस्थितियां जो बनी वो ये कि अगर वो घर अच्छा है तो कर्जे, बीमारियां, स्वास्थ्य की समस्याएं भी कंट्रोल होंगी, भाग्य की स्थितियां इंप्रूव होंगी। कुछ हद तक इनके लिए गोचर की स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आती हुई नहीं दिखाई देती, इन्हें लाभ ही होगा। भाग्य से भी लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, शत्रुओं से भी लाभ होता हुआ प्राप्त होगा। कोई झगड़े झंझट पहले से चल रहे थे तो उनके निवारण के लिए योग बनेंगे। आपस में कुछ ऐसी खींचतान चल रही थी किसी के साथ, 2 लोगों का मीडिएशन करवा के भी आपको कुछ पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। तो ऑन दी वाली स्थिति मकर के लिए बिल्कुल ठीक है। कुंभ लगन की बात करते हैं तो 2 भावों के स्वामी है यहाँ पर, 5वें और 8वें। 5वें भाव के स्वामी के नाते केंद्र में बैठते हैं, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर अष्टम भाव के स्वामी होकर के वहां बैठे हैं तो ये खराब योग है, ये स्टेटस को थोड़ा सा कम करता है। तो पहले 5वें भाव के हिसाब से देखते हैं तो अपने से 6ठे घर में बैठता है, तो कुछ हद तक ये संतान की हानि, सही मौके पे सही डिसीजन का लाभ नहीं ले पाना, बच्चों से वो सुख प्राप्त नहीं होना जितनी हम उम्मीद करते हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। तो ये एक बात हो जाती है। 6ठे 8वें भाव के स्वामी का वहां पे आना 10वें भाव में, ये भी एक खराब योग है, क्योंकि ये अष्टम भाव का स्वामी या त्रिक भाव के स्वामी जहां भी बैठते हैं उस भाव को खराब करते हैं। तो कुंभ लगन के लिए स्थितियां थोड़ी सी यूं करके खराब है, पर एक जबरदस्त योग बनता है। फिर ध्यान दीजिए कि ये इस पे केतु भी साथ में, राहु की भी दृष्टि है। अब जब राहु और सूर्य आमने सामने और बुध भी इसके आमने सामने रहता है तो ये 4थे घर पे बहुत दबाव डाल सकता है। तो इस गोचर का एक नुकसान ऐसे भी देखने में आ सकता है कि आपका स्वास्थ्य को कोई बहुत भारी तकलीफ
या छाती से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित कोई तकलीफ देखने में आ सकती है। तो इस मुद्दे जिससे फंगल इन्फेक्शन जैसा भी देखने में आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। बाकी बहुत चिंता का विषय नहीं है, पर थोड़ी सावधानी चाहिए। मीन लगन की बात करते हैं तो 2 केंद्रों के स्वामी हैं, चौथे और 7वें भाव के, और बैठते हैं त्रिकोण में। एक योगी कोई ग्रह केंद्र या त्रिकोण का कहीं का स्वामी हो, जैसे कि यहाँ पर बुध 2 केंद्रों के स्वामी है, और वो केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो और उसके साथ केतु बैठा हो, तो वो उस ग्रह की सामर्थ्य को बहुत बढ़ा देता है। तो मीन लगन के लिए क्योंकि भाग्य के स्थान पर बैठते हैं तो ये बड़ी अच्छी स्थिति है। चौथे भाव का और 9वें भाव का किसी भी तरह संपर्क जुड़ता है तो ये कुछ केंद्र त्रिकोण योग पूरा नहीं है, लेकिन लमसम बनता है। और 7वें भाव का स्वामी जब 9वें भाव से जुड़ रहा है तो वहां भी भाग्य बढ़ रहा है, तो सुखों के योग बढ़ रहे हैं, भाग्य के योग बढ़ रहे हैं, पिता के साथ तालमेल का योग बढ़ रहा है, माँ के साथ तालमेल का योग बढ़ रहा है, वाहन का सुख बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन की स्थितियां यहाँ पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। घूमने फिरने का कुछ योग बन सकता है, उसका भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की स्थितियों में भी सुधार होगा, तालमेल अच्छे होंगे, विचार मिलेंगे। तो ये कुल मिलाकर ये योग बहुत अच्छा है। मीन लगन के लिए इसमें कोई खराबी की बात नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर पूरी वीडियो में लगातार फ्लैश हो रहा है। आप संपर्क करेंगे तो कितनी और क्या फीस आपको देनी है, वो किस तरह देनी है, ये सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।